ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर 1 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अर्थात स्थिर विद्युत के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसिस थ्योरम। कूलाम का नियम प्राप्त करना है गॉस प्रमेय की मदद से। आइए देखते हैं। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का जो नियम है उसे प्राप्त करना है, तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले यहाँ दे देता हूँ। जैसे हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें एक आवेश लेना होगा, क्योंकि कूलाम के नियम का अगर हमें गणितीय रूप लेना है तो हमें कम से कम 2 आवेश की ज़रूरत पड़ेगी। 2 चार्ज चाहिए। एक चार्ज आप लेकर चलिए, दूसरा चार्ज बाद में आप टेस्टिंग चार्ज के रूप में, परीक्षण आवेश के रूप में दे दीजिएगा। तब दोनों चार्जेस के बीच में आप फोर्स निकाल पाएंगे या बल निकाल पाएंगे, तब कूलाम का नियम बता पाएंगे। तो सबसे पहली ज़रूरत तो ये कि एक आवेश लेकर चलना है, ठीक है। फिर गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग जो भी हैं, एप्लीकेशंस हैं गॉस प्रमेय की, उसमें हम जानते हैं कि एक गॉसी पृष्ठ बनता है, तो उस आवेश का एक गॉसी पृष्ठ बनाना है। उस गॉसी पृष्ठ से सारा का सारा फ्लक्स निकालना है और जो निकलने वाले फ्लक्स है उसका मान निकालना है। फिर गॉस प्रमेय की सहायता से फ्लक्स का मान डायरेक्ट लिखना है। एप्लीकेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा यही होगा। तो पहले तो आप एक सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे, फिर गॉस प्रमेय से सीधे फ्लक्स लिख देंगे और दोनों के मानों की तुलना कर देंगे, तो आपकी यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। बाद में आप टेस्टिंग चार्ज लगाकर बल निकाल लीजिएगा। ये है पूरी योजना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक धनात्मक बिंदु आवेश Q इस तरीके से आप ले लीजिएगा। तो ये आपने एक धनात्मक बिंदु आवेश Q लिया और इसके चारों ओर फिर आप क्या कीजिएगा कि एक R त्रिज्या का सकेंद्री गोलाकार गॉसियन सरफेस या गॉसी पृष्ठ बना लीजिएगा, अर्थात गॉसी पृष्ठ की आप रचना कर लीजिएगा। तो क्या किया आपने, एक धनात्मक बिंदु आवेश Q लिया और इसके चारों ओर क्या किया आपने, R त्रिज्या की एक सकेंद्रीय गोलाकार गॉसियन सरफेस अर्थात गॉसी पृष्ठ बना दी। मतलब कुल मिलाकर R त्रिज्या का एक गोला खींच लिया तो वो आपका गॉसियन सरफेस हो जाएगा, अर्थात गॉसी पृष्ठ हो जाएगा। अब गॉसियन सरफेस या गॉसी पृष्ठ के बारे में बहुत सारी बातें हम जानते हैं कि सिमेट्री से इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर, सपोज यहाँ निकाल लीजिए, तो विद्युत क्षेत्र की जब भी आप तीव्रता निकालेंगे तो वो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ऑलवेज वो होगा इस सरफेस या पृष्ठ के अभिलंबवत, मतलब इस सरफेस के अभिलंबवत होगा और अंदर से किधर होगा, बाहर की ओर होगा। मतलब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा और वो किधर होगा, इनसाइड से आउटसाइड होगा और परपेंडिकुलर होगा, अंदर से बाहर की ओर होगा। तो किसी भी पॉइंट पर इस गॉसियन सरफेस के किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर से बाहर की ओर होगी और इस गॉसियन सरफेस के या इस पृष्ठ के अभिलंबवत होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। एक और बात, अगर हम इस गॉसियन सरफेस पर या गॉसी पृष्ठ पर कोई डिफरेंशियल एरिया ले लें, ठीक है ना, कोई क्षेत्रफल अवयव ले लें छोटा, ds सपोज जैसे हमने यहाँ ले लिया। अब देखिए ये आप कहेंगे आपने तो अंदर लिया, अंदर नहीं है, ये पृष्ठ पर है, ये गॉसियन सरफेस है, तो ये पृष्ठ के ऊपर है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इधर खिसका के यहाँ कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा वो अच्छा लगने लगे आपकी किताब जैसा। अदरवाइज ये गॉसियन सरफेस है, इसको आप कहीं भी ले सकते हैं। गॉसियन सरफेस पर आप क्षेत्रफल को कहीं भी ले सकते हैं, एनीवेयर। तो ठीक है, अब आपने यहाँ इसको, ठीक है, फील्ड आपको निकालना, आप यहाँ निकाल लीजिएगा। तो चलिए हमने अभी ये जैसे मान लीजिए आप सरफेस के ऊपर अगर आपने एक डिफरेंशियल एरिया छोटा अवयव ds ले लिया, तो अब देखिए क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वेक्टर ds, वो किसी भी पॉइंट के ऊपर, वही बात मैं आपको बता रहा था, किसी भी पॉइंट के ऊपर पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर ही होगा। तो अगर आपने यहां कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लिया तो इस पर जो इसका ds पॉइंट सिलेक्ट किया, मतलब एक क्षेत्रफल अवयव ds ले लिया, तो इसका वेक्टर ds किधर जाएगा, पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर से बाहर की ओर। और इसी पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर जाएगी, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो फिर वेक्टर E और वेक्टर ds एक ही डायरेक्शन में हुए, एक ही रेखा पर हुए,
तो वेक्टर से हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर से बाहर की ओर है। तो किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर इनकी बात करने जाएंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, और ऐसा हर एक पॉइंट पर होगा। इस गॉसियन सरफेस के हर बिंदु पर ऐसा होगा कि वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो चलिए अब मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन आंसर पैटर्न में भी बता देता हूं। तो हमने क्या किया, हमने कहा एक धनात्मक बिंदु आवेश है, इसको हमने प्लस क्यू नाम दिया है। तो ये निर्वात में बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश है, और फिर हमने क्या किया कि हमने R त्रिज्या का इस O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर एक गोला खींच लिया। तो ये अब आपका सकेंद्रीय गोलाकार गॉसियन सरफेस बन गई, अर्थात गॉसीय पृष्ठ तैयार हो चुका है, ठीक है ना। और साथ में हमने कहा क्या कहा कि इस गोले का अगर पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ है तो हमने कहा इसके किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, एनी पॉइंट, यहाँ पर कहीं भी कोई बिंदु ले लीजिए, अब भी हमने बहुत चर्चा की इसकी कि किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, सममिति से इस पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर से बाहर की ओर होगा। तो प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा, दो बातें ध्यान रखिएगा कि हर पॉइंट के ऊपर, मतलब एट एवरी पॉइंट, इस गोले के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो समान रहेगा। और दूसरा, उसकी दिशा किधर रहेगी, त्रिज्यीय दिशा में, मतलब रेडियल डायरेक्शन में बाहर की ओर होगी, मतलब पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है। और चूंकि आपने गॉसीय पृष्ठ माना है तो इस पर आप एक क्षेत्रफल अवयव ds ले लीजिए। तो आपने देखिए, मैंने इस क्षेत्रफल अवयव को इधर खिसका दिया थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे कि आपकी किताब में ये यहाँ है। अदरवाइज आप इसको कहीं भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको r दूरी पर निकालना है तो r दूरी पर निकाल दीजिएगा, पर आप इस सरफेस, वो r दूरी ये भी तो होगी, क्योंकि ये तो सरफेस है ना। पर चलिए ठीक है, मैंने इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। अब एक गॉसीय पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव हमने क्या लिया, ds ले लिया, है ना। ये डिफरेंशियल एरिया है ना, इसको हमने ले लिया। तो अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो किधर होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, मतलब आप अगर इस पूरे गॉसीय पृष्ठ पर ऐसे क्षेत्रफल सदिश या डिफरेंशियल एरिया लेते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर उस डिफरेंशियल एरिया जो आपने लिया है या क्षेत्रफल अवयव लिया है, उसका वेक्टर हमेशा क्या होगा, पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर से बाहर की ओर ही होगा। तो अगर आपने यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव लिया है या छोटा क्षेत्रफल लिया है, डिफरेंशियल एरिया ds लिया है, तो इसके वेक्टर ds का डायरेक्शन पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर से किधर होगा, बाहर की ओर ही होगा। तो फिर ऐसे में आप देखिए E और ds, मैंने अभी ये बात समझाई थी आपको, वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक क्षेत्रफल अवयव लेना। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे कि आपको इस पूरे गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला या गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो फिर आप क्या करेंगे, चलिए निकाल लीजिए फ्लक्स। तो इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस के रिस्पेक्ट में ई डॉट डी एस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अब देखिए ध्यान से आप कि ई, ये देखिए, ये अब आपने ये समाकलन किया है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का, ठीक है। और अब अगर आप a डॉट बी वेक्टर में लेते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो ये क्या होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा। तो उस हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, ये ई डी एस कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पर आपने क्या लिखा, 0 डिग्री। क्यों लिखा आपने 0 डिग्री, आपने 0 डिग्री इसलिए लिखा कि वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच का एंगल 0 डिग्री है। और यहाँ जो ये थीटा आता है, ई डी एस कॉस थीटा, ये वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच का ही एंगल आता है। तो वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच का एंगल यहाँ 0 डिग्री है, तो आप इसको कॉस 0 डिग्री लिख दीजिएगा। कॉस 0 1 हो गया, तो ये बचा इंटीग्रेशन में ई डी एस, ई बाहर कर दीजिएगा। क्यों कर दीजिएगा, देखिए आप ये कांस्टेंट करके बाहर कर दिया और इंटीग्रेशन में बढ़ेगा क्यों। तो लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इसका मान इस गॉसीय पृष्ठ पर, ये जो गोलीय पृष्ठ आपने लिया है ना, इस पर सभी जगह एक जैसा रहेगा। तो फिर ये गोलीय पृष्ठ पर सभी जगह एक जैसा रहेगा, तो अभी तो आप इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, गोलीय पृष्ठ पर ही कर रहे हैं, तो ई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब आपका बचा क्लोज इंटीग्रल में आपका ये इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस ही बचा है। तो यहाँ पर आपको केवल समाकलन करना है डी एस का, कारण कि ये जो समाकलन है ये सभी क्षेत्रफल अवयव या डिफरेंशियल एरिया का होगा सरफेस के ऊपर।
तो जो डिफरेंशियल एरिया है वो तो ds है, तो डिफरेंशियल एरिया ds पर ही ये समाकलन होगा, तो E क्लोज इंटीग्रल ऑफ S ds होगा। तो अब ऐसे में देखिए क्लोज इंटीग्रल सरफेस एरिया पर आपका होगा, तो ये आपका हो जाएगा, इसका परिमाण ले लीजिएगा ds का, ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ S ds, ये गॉसी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। ठीक है, यहाँ आप ये वेक्टर हटा दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा गोलीय गॉसी पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। अब ऐसे में ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी E इंटू 4πr²। तो ये फाई की वैल्यू हो जाएगी E इंटू 4πr²। और ये जो आपका मान आया है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। तो क्या किया आपने क्या किया कि इस गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला, तो आपने कहा क्लोज इंटीग्रल या समाकलन S के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं E डॉट ds। अब वेक्टर E डॉट वेक्टर ds दिया तो ये हो जाएगा, वेक्टर हटाइए तो वेक्टर A डॉट बी वेक्टर बी हो जाता है AB cos थीटा, तो ये हो गया E ds cos थीटा। थीटा यहाँ पे 0 है क्योंकि वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का एंगल 0 है। cos 0 1 होता है तो 1 कर दीजिएगा, तो ये इंटीग्रेशन में बचेंगे केवल E ds। E कांस्टेंट होके बाहर हो जाएगा क्योंकि हमने कहा ये जो समाकलन हो रहा है ये सभी क्षेत्रफल अवयव जो डिफरेंशियल एरिया ds है उसी का हो रहा है सरफेस के ऊपर, तो फिर ये इंटीग्रेशन में केवल ds बचेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ ds होता है गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि ये पूरा मिलकर गोले का पृष्ठ बना रहे हैं, और गोले का पृष्ठ जो होता है वो होता है 4πr², जहाँ r इसकी क्या होती है त्रिज्या है, r त्रिज्या का गोला है। तो ये वाला जो मान है इंटीग्रेशन ds इसका मान होगा 4πr², तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr², तो ये फाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये इंटीग्रेशन ये जो एरो है इसको आप हटा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपका ई फाई का वैल्यू आ गई। मैंने आपको अभी ये बताया था कि जब आप एक बार फाई ई की वैल्यू गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स से निकालने हैं तो गॉस के प्रमेय की सहायता से या डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम या गॉस के किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को रखना है सीधे सीधे गॉस प्रमेय से। मतलब इक्वेशन नंबर 1 तो निकालना है गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स से, और इक्वेशन नंबर 2 हमको सीधे सीधे रखना है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 हम रख देते हैं गॉस प्रमेय से, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्ट लिखना है यहाँ पर। क्या है गॉस प्रमेय कि जो है निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो अगर इस पर आवेश आपने क्यू माना हुआ है तो ये 1/ε0 गुना होगा क्यू का। तो ये वैल्यू है आपकी फाई की। तो ऐसे में आपका जो है फाई की वैल्यू हुई है 1/ε0 इंटू क्यू। ये वैल्यू आप एक आपने गॉस प्रमेय से लिख ली सीधे, और एक आपने इस गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स से लिख ली। इन दोनों की आप तुलना कर दीजिए। गॉस की एप्लीकेशन में हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, याद रखिएगा। तो चलिए समीकरण 1 और 2 से इसकी तुलना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको E मिलने जा रहा है यहाँ पे, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलने जा रही है, उसका परिमाण आपको मिल रहा है। तो E की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये होगा, देखिए Q/4πr²ε0, ये 4πr² यहाँ नीचे हर में चला जाएगा, है ना, क्रॉस में नीचे चला जाएगा, तो ये Q/4πr²ε0 हुआ। और जमा कर लिख दीजिए तो Q/4πε0r² लिख दीजिएगा, मतलब r² को पीछे लिख दीजिएगा इस तरीके से। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लग जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया, जिसे हम न्यूटन प्रति कूलाम से व्यक्त करते हैं। तो ये E का फार्मूला आ गया। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम प्रूव करवाने के बजाय लिख देते हैं कि गॉस प्रमेय की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो आपका आंसर यहीं समाप्त हो जाएगा। अब अगर इससे आपको कूलाम का नियम निकालना है तो चलिए अब कूलाम का नियम भी निकालते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस पर सरफेस पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लीजिए। तो जब आप Q0 परीक्षण आवेश की सरफेस के ऊपर कल्पना करेंगे तो फिर इस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर समान है, तो फिर इस पर बल कितना लगेगा Q0 पर, Q0 ही। ध्यान रखिएगा, अगर Q आवेश होता है और उसको E तीव्रता के क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है QE। अभी हमने परीक्षण आवेश को माना है Q0, तो Q0 परीक्षण आवेश को E तीव्रता के क्षेत्र में रखेंगे तो बल लगेगा Q0 ही।
मुझे सुविधाजनक दृष्टि से Q0 लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, Q0 लिखना, आप Q0 भी बोल सकते हैं। तो Q0 तो F = हुआ Q0, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करना है केवल E की, रख दीजिए। तो Q0 × E के प्लेस पर लिखेंगे Q/4πε0 r²। मतलब ये वैल्यू आपकी बन जाएगी F की। देखिए आप, ये F = ये देखिए Q/4πε0 r², तो E हो गया, और ये Q0, तो Q0E आपने रखा, तो F = होगा Q0/4πε0 r²। और यही आपका क्या है, कूलाम के नियम का गणितीय रूप है। ये दो आवेश हो गए और ये उनके बीच की दूरी हो गई और ये कांस्टेंट हो गया। तो ये कूलाम के नियम का क्या है, गणितीय रूप है। और इसका आप चाहें तो मात्रक भी लिख सकते हैं, बल है, न्यूटन हो सकता है। तो अब आप इसमें आपने समझ लिया कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम्ब्स लॉ कैसे लाते हैं, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम।